काफ़ी कैप्टन के साथ आप खेले, ओबियसली मिसबा भी थे, अफरीदी भी थे, यूनुस खान भी थे, सरफराज भी आए, तो कौन सा ऐसा कैप्टन, हफीज़ भी थे, किस कैप्टन के साथ खेल के आपको लगा कि इसने अहमद शहजाद को समझा और जिस तरह आप चाहते थे अपने आप को एग्जीक्यूट करना उस तरह करवाया? देखिए, हर इंसान, हर कैप्टन जो है अपना माइंडसेट लेके आता है, उनके अपने प्लान्स होते हैं और उसके हिसाब से वो अपनी टीम सिलेक्ट करता है और जो जिसको बेहतर लगता है वो करता है। हर एक इंसान जो पाकिस्तान का कैप्टन बना है वो केपेबल था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप बात करेंगे टू बी माई सेल्फ वेयर आई वॉज, थोड़ा सा लाइक वो था मैं जिस तरह शाहिद भाई कैप्टन थे, उनके अंडर मैंने पहले भी ये बात कही है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो कैप्टन रही बहुत थोड़ी देर के लिए। मतलब जिस तरह अगर वो वसीम भाई के साथ थे, शाहिद भाई की बात अगर करें तो वो वसीम भाई बड़ी देर तक कैप्टन रहे और वो साथ उनको लेके चलते रहे और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस निकलती रही। तो ये अगर मैं शाहिद भाई की बात करूं तो वो बहुत चंद मैचेस के लिए कैप्टन रहे थे, जिसकी वजह से, और फिर जब दूसरा कोई कैप्टन आता है वो अपनी स्ट्रेटजी से अपने प्लेयर्स लेके आता है। तो कैप्टन सारे ही अच्छे थे, सबके अंडर बहुत ज्यादा लर्निंग्स थी, बहुत ज्यादा, लेकिन कोई ऐसा नाम आपको आई थिंक शाहिद भाई इस तरह थे, लेकिन बहुत थोड़े अरसे के लिए वो कप्तान रहे, उनके अंडर में मैचेस ही बहुत कम खेला। अच्छा, आप जब टीम में आए तो ओबियसली उस दूसरी साइड पे हमने देखा कि भारत में विराट कोहली आए और नंबर भी समहाउ वो नंबर 3 पे था, आप एज ए ओपनर थे, बट रिलेट किया जाता था दोनों को और कहा जाता था जिस तरह की परफॉर्मेंस भी आपने देनी शुरू की कि शायद ये दोनों साइड के किस तरह के प्लेयर हैं कि ये सारे रिकॉर्ड बनेंगे और ये एक ऐसा प्लेयर बनेगा पाकिस्तान का। एज भी ओबियसली आपकी काफ़ी कम थी तो लगता था कि लंबा टाइम चलेगा। अब कंपैरिजन जब हो रहा है और फिर इस तरह बिट्स एंड पीसेस में खिलाया जा रहा है, फिर आपको टीम का पार्ट भी नहीं बन पा रहे, उसमें एज ए प्लेयर, एज ए इंडिविजुअल आप क्या फील करते थे उस सारे मुश्किल टाइम के अंदर? अभी के लिहाज से मैं सेपरेट आपसे बात करूंगा, वो फिर कैसे अहमद शहजाद अपने आप को उठाता था और फिर जाके परफॉर्मेंस देता था? देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि मुश्किल नहीं था तो वो थोड़ा झूठ हो जाएगा। आई थिंक आई हैव टू बी ऑनेस्ट हियर, बहुत मुश्किल टाइम था जब मैं देखता था कि उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं है जिस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो फिर मुझे बहुत दुख होता था और फिर मेरी परफॉर्मेंसेस सफ़र कर रही हैं एंड देन देयर वर पीपल जो मेरे ख्याल से इंटेंशनली चाहते थे कि मेरी परफॉर्मेंसेस सफ़र करें। तो जब ये चीज़ें होती थी तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दुख होता था, लेकिन जो इससे भी ज़्यादा वर्स्ट पार्ट था वो ये था जब आपकी कोई सुन ही ना रहा हो और आप कुछ किसी को बोल ही नहीं सक रहे हो और फिर मीडिया पे भी एक परसेप्शन आपके अगेंस्ट जो है ना विद इन द टीम ही चला जाता है और वो फिर आपको वहाँ भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है उन चीज़ों पे जो आपने की नहीं है। और फिर जब अपनी टीम मैनेजमेंट से आप बात करें, आप कहें कि यार ये चीज़ें तो मैंने की नहीं है, तो आपको कहा जाए कि कोई बात नहीं, आप अपना फोकस करें, तो चारों तरफ से जब आप फंस जाते हैं तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप कहें कि फ्रस्ट्रेशन नहीं, फ्रस्ट्रेशन एक छोटा लफ्ज़ है, आपको बेसिकली आप सफोकेट हो जाते हैं। तो वहां से निकलने के लिए डेफिनेटली हमारे एक करियर का हिस्सा है, यही फायदा होता है जब आपने छोटी उम्र से अपने आप को उठाया और करियर स्टार्ट किया हो, यू समहाउ फाइंड अ वे। तो वो जब आप फंस जाते हैं तो जब आपकी उड़ान ऊंची आप जाना चाहते हैं और आपके गोल्स होते हैं, आपके विजन होता है, तो आप उसके पीछे जाते रहते हैं। तो कभी कभी इतने गुंजल आ जाते हैं जिंदगी में कि बहुत मुश्किल हो जाता है एक रफ्तार से जाना, लेकिन फिर भी जो पैशनेट लोग होते हैं, जिस तरह हमारी फील्ड है क्रिकेट, वो आपको हारना सिखाता ही नहीं है। तो आप कुछ ना कुछ करके आगे की तरफ क्रॉल ही करते रहते हैं और अपने टाइम का इंतजार करते हैं। वही मैंने किया और आज तक आपके सामने और इंशाल्लाह आगे भी रहूंगा। नहीं, इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप जरूर आएंगे। अच्छा भाई, एक चीज़ हमने क्रिकेट में बड़ी देखी कि किसी प्लेयर को बनाया जाता है। मैं उसकी अगर एग्जांपल देखूं, बाबर आजम की मैं एग्जांपल इधर कोट करता हूं। बाबर आजम को मेरी मिकी आर्थर और ग्रांट फ्लावर से अक्सर दोस्ती थी, उनसे मुलाकात होती, तो उन्होंने हमेशा बात करनी कि बाबर आजम वही टीम में नहीं आए थे और उन्होंने कहा जी इसके लिए जो नंबर है वो नंबर 3 होना चाहिए, इसको बनाने के लिहाज से, इसकी मेकिंग के लिहाज से। अब वो हमने देखा कि जब उसको नंबर 3 पे जब खिलाना था तो ओबियसली उस टाइम पे हफीज़ भाई का नंबर 3 था। उन्होंने कैप्टन से बात सरफराज से की, हफीज़ से बात की, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऐसा कमोडिटी है तो मैं अपना अब इस कैरियर की स्टेज पे हूँ, अपने आप को आगे शिफ्ट कर सकता हूँ। उन्होंने पहले भी एक दफ़ा किया था 2012 में, फिर अपने आप को चेंज किया। पहले ओपनर से वो नंबर 3 पे आया, जब आपको ओपनिंग स्लॉट में रखा गया तो उन्होंने तब भी चेंज किया था। क्या आपको लगता है कि ये जो सोच है किसी प्लेयर को बनाने के लिहाज से, इसमें एग्जांपल अगर हम देनी शुरू करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे, एक लंबी लिस्ट है कि कई प्लेयरों को कंसिस्टेंट चांसेस दिए गए और उनको जो सर्टेन नंबर था उस पर उनको एलोकेट करके फिक्स कर दिया गया। बट दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कई लड़कों को एक तो चांसेस जिस तरह आपने कहा बिट्स एंड पीसेस में मिले, और दूसरा उनका जब नंबर चेंज करना शुरू किए गए तो इतनी लंबी लिस्ट उनकी आ गई तो उनको नंबर 1 से लेके नंबर 7-8 तक भी खिला दिया। कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अब इसका जवाब बड़ा एक सिंपल सा जवाब है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक नया लड़का आ रहा है, ठीक है, फेयर इनफ, आपने उसको बनाना है, कोशिश कर रहे हैं, बनाया, ठीक है, चांसेस मिले,
मतलब 19वें ओवर में भी लोगों ने नॉक एंड रन किया, T20 में किसी ने कुछ नहीं कहा, ऐसे भी मैचेस हमने देखे हैं। फेयर इनफ, कोई बात नहीं किया। एटलीस्ट जिन बाबर की आप बात कर रहे हैं उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब की समहाउ। यहाँ ऐसे भी बहुत ज्यादा केसेस हैं जिनको हमने बहुत ज्यादा कोशिश की सीनियर प्लेयर्स को डिस्टर्ब करके कि इनको लेके आ जाए, लेकिन उन्होंने उसको वेस्ट किया। और बार बार मैं आपको 6-7 नाम वैसे ही खड़े खड़े गिनवा सकता हूँ। और फिर इस तरह के भी लोग हैं कि जिन्होंने 50-50 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं की है, ये छोटी ही नहीं है, 2-2 50 है, लेकिन फिर भी उनका रन रखा गया, उनको बाहर नहीं किया गया। सो दैट्स समथिंग डिफरेंट। ये यहाँ पे आपने, एक होता है बनाना, एक होता है आपने अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना, एक होता है जबरदस्ती खिलाते रहना। तो तीनों चीज होती रही है। तो बाबर की फेवर में ये चीज जाती है कि एटलीस्ट उन्होंने अपनी जो अपॉर्चुनिटीज थी वो ग्रैब की समहाउ। ठीक है, फिर ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिन्होंने इनको जबरदस्ती खिलाते ही गए, वो आज तक टीम में का पार्ट है। ठीक है, फिर ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो 2 मैचेस में कुछ नहीं करते थे, वो बाहर हो जाते थे। ठीक है, फिर ऐसे अब देखे जो उनके साथ हो गया, लोगों के साथ हो गया, उनको बनाया गया, फेयर इनफ। इसी तरह जब हम नए प्लेयर्स की बात करते हैं, यंगस्टर्स की बात करते हैं, उनको भी बनाना चाहिए जी, उनका भी ख्याल करना चाहिए। मैं इसी तरफ आने लगा था, उनको भी। हारिस की बात कर रहे हैं, साइम अयूब की बात कर रहे हैं, अब ये दोनों आपके बच्चे जो हैं वो ओपनर हैं। अगर आपका सीनियर मेंबर अपनी जगह नहीं छोड़ने को तैयार, इज नॉट अवेलेबल कि जी मैं मिडिल ऑर्डर में या 3-4 पे जाके नहीं खेल सकता। साइम अयूब को हमने देखा 4 पे खेला गया, अभी रिसेंट न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर जब हारिस को हमने देखा 1-2 मैचेस में वो 5वें नंबर पे भी आए। तो आप जब यंगस्टर को आप उस नंबर पे खेलेंगे और ओबियसली उसने अगर अपना डोमेस्टिक और तमाम जगहों पे वो एज ए ओपनर खेलता रहा है और उसको आप मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि उस बच्चे के साथ ज्यादती है और जब उसे परफॉर्मेंस नहीं होगी तो आप उसको 2 साल के लिए बाहर बिठा देंगे, जी इसने तो रन ही नहीं किए थे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपको यहाँ पे इस टाइम ये देखना चाहिए कि जब मैं आ रहा था मुझे भी किसी न किसी ने सपोर्ट किया था, मेरे लिए जगह छोड़ दी। तो जब मैं आज स्टेबल हूँ, कल को मैं स्टेबल होऊंगा, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने यंगस्टर्स को लेके चलूँ। अगर नहीं तो एटलीस्ट वो काम पूरे करूं जो टीम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो अवाम मांग रही है, और वो तभी होंगे जब मैं उसको एडमिट एज अ प्लेयर कर लूंगा। अगर मैं अपनी ईगो में रहूंगा और अगर मैं समझूंगा जो मैं कर रहा हूं वही ठीक है, तो कभी भी बेहतरी नहीं आएगी। तो 2 चीजें होती हैं, या तो मैं अपनी गेम को ऊपर ले जाऊं और उस तरह खेलूं जो मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स है, या तो मैं किसी यंगस्टर को उसी तरह बनाऊं जिस तरह कभी किसी ने मुझे बनाया था। अच्छा, आपके क्रेडिट पे काफ़ी चीज़ें भी हैं, मतलब पाकिस्तान के पहले प्लेयर जिसने T20 में सेंचुरी की, तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी करने वाले भी आप बैटर बने, T20 में हाईएस्ट जिसमें बाउंड्रीज लगाने का भी रिकॉर्ड आपके पास है, पार्टनरशिप भी आपके साथ कई बनी, सेकंड हाईएस्ट 5000 रन बनाने का भी क्रेडिट आपके नाम पे है। अब इतनी परफॉर्मेंस के बाद जब आपको लगता है, और टेस्ट की मैं खास तौर पे बात करना चाहूँगा, आपने जब टेस्ट में चांस काफ़ी लेट मिला, जब एज कंपेरेटिवली अगर हम T20 और ओडीआई में देखें 2013 में मिला, फिर आप 17 तक लास्ट टेस्ट खेले, उसमें 3 सेंचुरी और तीनों सेंचुरी बड़ी सेंचुरीज थी आपकी, एवरेज अभी भी 40+ है। हमने लास्ट 6-7 ईयर के अंदर कोई 7-8 लड़कों को चांस दे दिया, जिसमें अभी हम अगर ओडीआई की मैं इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर लेके आऊँ तो हम टीम सिलेक्शन जो कर रहे हैं वो सारी ओपनर्स की कर रहे हैं, जिसमें शान मसूद भी हैं, अब्दुल्ला शफीक भी हैं, इमाम भी है, फ़खर भी है। फ़खर बेचारे को तो अब हम आगे पीछे भी फेंक रहे हैं, बाबर रिजवान भी T20 में आ जाते हैं। एक तो एमएस शहजाद, क्या समझते हैं कि क्या इतने ओपनर्स के अंदर अभी भी कुछ ऐसा परफॉर्मेंस करके आप आ सकते हैं, नंबर 1। सेकेंडली, अगर लेट्स सपोज आप समझते हैं कि इतने ज़्यादा लॉट के अंदर जगह नहीं बनती और हमारा मिडिल ऑर्डर का जो एरिया है वो एक फंसा हुआ है, वो अभी हमारा हम देख रहे हैं T20 में भी ओडीआई के अंदर भी, तो क्या एमएस शहजाद आप कैरियर की स्टेज के ऊपर आके क्या मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं अगर टीम डिमांड करती? देखिए, हर चीज़ कम्युनिकेशन के साथ होती है, कम्युनिकेशन के बगैर कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपको मैं आपकी एक्सपर्टीज से, देखिए इतने सेट प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, नंबर 1 नंबर 2, वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, तो कोई ना कोई इसमें वजह तो होगी ना जी। ठीक है, तो जब आप किसी का कमबैक कराते हैं और उसको अपनी जगह से उसको छोड़नी पड़ती है और कहीं और लेके आते हैं टीम के लिए, तो ऑब्वियसली उसके साथ फिर पूरी कम्युनिकेशन के साथ आप उसको लाते हैं। और मुल्क के लिए मैं बहुत ज्यादा कह सकूं, मैं जान देने के लिए तैयार हूं, ये तो छोटी चीजें हैं, लेकिन कम्युनिकेशन की है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा ओपनर्स हैं, बहुत ज्यादा ओपनर्स ट्राई हो गए हैं, अब आप मुझे बता दें कितने रह गए हैं, किनको देखना है। अब तो आबिद अली एक बेचारा ठीक है, तो बात यह है कि मैं चुप करके इसलिए बैठा रहा बिकॉज मुझे अपनी एबिलिटीज का पता है। ठीक है, जब से मैं बाहर हूं अब तक कितने प्लेयर्स को कितना कितना रन मिला है, बिल्कुल ऐसे ही एक के बाद एक छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस पे आते रहे, जो कि मेरे ख्याल से मुल्क का नुकसान है। मैं बारहा ये बात बोलता हूँ और इस बात का बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि डोमेस्टिक में रगड़ा लगना, डोमेस्टिक में ग्राइंड खाना एक प्लेयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
जब एक दो मैचेस की परफॉर्मेंसेस से जब आप एक प्लेयर को पाकिस्तान के लिए खिला देते हैं, वो किसी और का नहीं, सबसे पहले मुल्क का नुकसान है, उसके बाद उस अपने प्लेयर का नुकसान है, तीसरा जिसको आप बायर कर रहे हैं उसका नुकसान है। बिकॉज जब आप कोई बायर कर देते हैं जिसको, उसका फिर कमबैक हो जाता है। कमबैक इज अ टोटली डिफरेंट थ्योरी। उसमें आपका माइंडसेट, आपकी हर एक चीज, आपके बॉडी मसल्स आपका डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। तो बेसिकली आप जब इस तरह करते हैं, किसी के साथ जल्दी कर देते हैं और उसको प्रॉपर ग्राइंड नहीं लगने नहीं देते हैं, मैच्योर करते नहीं है, तो आप तीन चीजों का नुकसान करते हैं। सबसे पहले अपने मुल्क का, दूसरा उस प्लेयर का जिसको आप जल्दी लेके आ रहे हैं क्योंकि वो मैच्योर ग्रूम्ड हुआ नहीं है, तीसरा जिसको आप निकाल रहे हैं ऊपर से। तो सर ये तीन चीजें होती हैं। आपने मेरे ख्याल से जब से मैं बाहर हूं कितने ओपनर्स देख लिए हैं? सारे 8-9 तो हमने नाम ले लिए, ठीक है, बीच में से एक दो अच्छा भी कर रहे हैं। जहां तक आप मेरी बात कर रहे हैं, तो अब इतने ओपनर्स आपने ट्राई कर लिए घूम फिर के, इंशाल्लाह आपके पास फिर मैं ही बचना हूं। और मैं बिल्कुल अपनी पूरी उम्मीद हूं, कोई ऐसा एक दिन नहीं है 2-2.5 साल में कि जब मुझे ये लगा हो कि ओहो अब ऐसा मुश्किल हो गया। फ्रस्ट्रेशंस आती हैं, लेकिन जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो उसको ओवरकम करते हैं, पीछे छोड़ते हैं, अपना विजन देखते हैं। और जब आपके गोल्स दूसरों के लिए हो, जब आपके गोल्स ये हो कि यार आपने मुल्क के लिए कुछ करना है, जब आपके गोल्स ये हो कि आपने अपनी परफॉर्मेंसेस से जो पीछे गलतियां की हैं वो नहीं दोहरानी है, जब आपके गोल्स हो कि मेरिट को प्रिवेल करना है, जब आपके गोल्स हो कि आपके हाथ में कोई चीज़ें आएंगी तो आपने ये चीज़ें नहीं होने देनी जो आपके साथ हुई हैं, जब आपके हाथ में चीज़ें आए, आपकी फाउंडेशन मुल्क के लिए लोगों की हेल्प करना, आपके जब आपके गोल्स इस तरह के हो जो सेल्फलेस हो, दूसरों के लिए हो, तब आपको कोई नहीं रोक सकता। तो एक ही चीज आपने करनी है, वो ये करनी है कि आपने कभी हार नहीं माननी है। जिस दिन आपको कोई आपने खुद अपने आप को कह दिया कि दैट इज इट यार, अब तो ये भी आ गया, वो भी आ गया, ये भी आ गया, अब तो आप PSL भी नहीं खेल रहे, तो उस दिन आप हारेंगे। मुझे तो पता है मुझे प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दिया जा रहा, और आपको भी पता है मुझे प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दिया जा रहा। अच्छा, उसमें और मजे की बात यह है कि सबको पता है, बगैर बोला मैं इतना भी कुछ नहीं हूं, लेकिन सबको पता है कि मुझे प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दिया जा रहा और क्या वजह है। लेकिन मुझे एक चीज का भी, मुझे अल्लाह ताला पे भी बहुत यकीन है और मुझे अपनी एबिलिटीज पे बहुत यकीन है। घूम फिर के इंशाल्लाह भी आप देख लीजिएगा, यहाँ हमारी बात हो रही है, एक दिन जब मैं कम बैक कर लूंगा फिर आप मुझे कहेंगे यार आपने बोला था।